जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ENG 104 यानी जिन स्टूडेंट्स ने BA सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है और इंग्लिश के लिए अपना एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में ऑप्ट किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये BA सेकेंड सेमेस्टर का आप देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर का टाइटल स्टूडेंट्स था इंग्लिश पोएट्री 1। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर की तरफ और बताते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग लाइन ऑकर्स इन द पोयम। तो ये लाइन किस में पोयम में आई हुई है और ये लाइन कह रहा है फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम जो आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, डैफोडिल्स पोयम की ये लाइन है। ये लाइन जो आपका ऑप्शन सी सही होगा, डैफोडिल्स पोयम की ये लाइन है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी इस वीडियो के साथ ही बताते चलूंगा, जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूं, ताकि ये क्वेश्चन के साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके क्वेश्चन बन के आ जाती है। तो ये डैफोडिल्स पोयम है। इस डैफोडिल्स पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यानी जो आपके ऑथर हैं या पोएट आप कह सकते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। और ये पोएम की पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ नोट करते रहेगा कि इसका पब्लिकेशन ईयर है 1807 और ये पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो आया हुआ था दूसरा क्वेश्चन, कि इन विच ईयर द टाइगर ओरिजिनली पब्लिश्ड। तो देखिए किस पोएम की बात कर रहा है, द टाइगर की, और ये पहली बार देखिए पब्लिश्ड हुआ 1794 में, जो आपका ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स। 1794 में ये पब्लिश हुआ और ये जो पब्लिश हुआ था इन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। और बात करूं द टाइगर पोएम किसकी पोएम है, तो ये विलियम ब्लेक की पोएम है। ये विलियम ब्लेक की पोएम है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ डैफोडिल विच फिगर ऑफ स्पीच हैड बीन यूज्ड। तो देखिए कह रहा है डैफोडिल पोयम जो वर्ड्सवर्थ की है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। लाइन देखिए आपके लिए क्या दिया है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे एज का जिक्र हुआ है। किस शब्द का जिक्र हुआ है? और जब एज का मेंशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है कि जब एज का मेंशन हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, सिमिली हो जाता है। लाइक हो, एज का मेंशन हो तो ये सिमिली बनाता है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सिमिली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड इज अ। तो ये क्या है? तो पहली बात तो ये एलजी है और ये इसको क्या कहा जाता है, ये जो राइटर है ये वॉर पोयम नहीं, ये रोमांटिक पोयम नहीं, मेटाफिजिकल नहीं, ये ग्रेवयार्ड पोयम है। यानी राइटर ग्रेवयार्ड है जिसमें बहुत सारे लोगों की बॉडी को दफन किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये जिन राइटर्स की थीम ग्रेवयार्ड में सेंटर्ड होती है, उन पोएट्स उन पोएम्स को ग्रेवयार्ड पोएम्स के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें ये आपका एलजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड भी शामिल इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज वेल नोन फॉर यूजिंग मेटाफिजिकल कंसीट। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और ये कौन है स्टूडेंट्स? जिन स्टूडेंट्स ने मेरे क्लास को लिया उनको पता ही होगा कि ये जॉन डन की पोयम है। तो ये जॉन डन जाने जाते हैं, सॉरी, ये जॉन डन जाने जाते हैं मेटाफिजिकल कंसीट के लिए। और मेटाफिजिकल कंसीट टॉकिंग्स अबाउट द एलिमेंट विच आर नॉट फिजिकल, जो भौतिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो जॉन डन जाना जाता है। इनका कौन सा पोयम आपके कोर्स में लगा है? द सन राइजिंग। याद रखिएगा, जॉन डन की कौन सी पोयम आप पढ़ रहे हैं? द सन राइजिंग। ओके, ठीक है, तो द सन राइजिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट, कर रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ वर्ड्सवर्थ डैफोडिल। देखिए राइमिंग स्कीम की बात कर रहा है और राइमिंग स्कीम वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स की बात कर रहा है। तो आपका डैफोडिल्स की राइमिंग स्कीम होती है ABBABCC। राइमिंग स्कीम क्या है डैफोडिल्स पोयम की? देखिए डैफोडिल पोयम 4 स्टेंजा का पोयम है जिसमें 6 लाइन है। तो इसमें 4 स्टेंजाज है, 4 स्टेंजाज है इस पोयम में और 6 लाइन एक, तो 4 स्टेंजा और 6 लाइन की, तो 24 लाइन की टोटल पोयम हो जाती है। और इसका राइमिंग स्कीम आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही होगा, ABABCC। ठीक है, ABABCC, इसको आप याद कर सकते हैं। ABABCC इसकी लास्ट में राइमिंग कपलेट आ जाता है, तो ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर सी इज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज प्रिंस डू प्ले अस कंपेयर दिस ऑल ऑनर्स माई मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी। तो ये लाइंस जो पोयम आपके लिए आपको दी गई है स्टूडेंट्स, ये द सन राइजिंग जो अब एक मेटाफिजिकल पोयम है और किसके द्वारा है? जॉन डन के द्वारा लिखी, यानी बाय जॉन डन है और कंपोज्ड बाय जॉन डन। और ये 1633 में, ईयर आपको बता देता हूं स्टूडेंट ताकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कब कब पब्लिश हुआ। तो 1633 में पब्लिश हुआ। 30 लाइन की पोयम है, 13 लाइन पोयम और 3 स्टेंजा में, यानी एक स्टेंजा में 10 लाइन है। तो 13 स्टेंजा पोयम है, 1633 में आया था। ठीक है, और राइमिंग इसकी देखिए सन राइजिंग की लाइन है और राइमिंग स्कीम इसका भी स्टूडेंट आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ये क्या होगा? ABBACDCDEE। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ABBACDCDEE होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा है कि शेक्सपियर वाज बोर्न एट, तो देखिए शेक्सपियर वाज बोर्न एट, तो 1564 ईयर क्या था स्टूडेंट, 1564, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन इसीलिए कहा जाता है, एवन यहाँ पे एक रिवर भी है, ठीक है, तो इनको बार्ड ऑफ एवन या सॉन ऑफ एवन भी शेक्सपियर को जाना जाता है। 1564 टाइम है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, तो आपको सारे राइटरों के बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, ये सब आपको देख के जाना स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्रांजिशनल एज फॉल्स बिटवीन नियो, देखिए ट्रांजिशनल पोएट हमारे कोर्स में कौन सा है, पहले तो ये जान लीजिए। तो स्टूडेंट्स ट्रांजिशनल पोएट थॉमस ग्रे हमारे कोर्स में है, ठीक है, और ट्रांजिशनल एज जो है वो आपका 1745 से 85 जो एज ऑफ जॉनसन होता है वो आपका कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एज जो है 1745 से 1785 तक है, और ये किसके, नियो क्लासिकल एंड रोमांटिक एज के बीच में पड़ता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, रोमांटिक एज एंड नियो क्लासिकल एज। अगला क्वेश्चन आया फ्रॉम चिल्नेस जॉन कीट्स सफर, तो जॉन कीट्स किस बीमारी से सफर कर रहा था और उसी से उनकी डेथ हो जाती है, और वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेमस लाइन ये पूछ रहा है किस में आई है कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लस्ट्रस होना चाहिए, ठीक है, LUSTROUS, तो यहाँ पे हम लस्ट्रस पढ़ेंगे, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन देम बियॉन्ड टुमारो। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये आपके फेमस पोयम ओड टू नाइटिंगेल किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो ये आपका कंपोज किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा 1819 में। याद रखिएगा इस पोयम को 1819 में लिखा गया जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है। और जॉन कीट्स को किसके लिए जाना जाता है, तो आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि जॉन कीट्स को निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इस पोयम को माना जाता है कि यह पोयम प्लम ट्री के नीचे अपने गार्डन में, तो अगर पूछा था किस ट्री के नीचे लिखा गया तो प्लम ट्री के नीचे इस पोयम को सपोज किया जाता है कि कीट्स ने लिखा था, ठीक है, जो उनका हाउस था हैम्पस्टेड में वहां पे। विच इमेजरी हैज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इमेजरी हैज नॉट बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, तो कौन सा इमेजरी नहीं यूज किया गया है। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बॉग, ठीक है, तो इसमें कौन सा, देखिए इसमें ऑडियो इमेजरी, सिंथेटिक इमेजरी की बात की जा रही है, ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी, तो इसमें बात हम करते हैं कि ओड टू नाइटिंगेल में कौन सी इमेजरी की बात यूज नहीं किया गया, तो सिंथेटिक इमेजरी का यूज नहीं किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, तो कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, और लाइन कौन सी है जिस लाइन में पूछा गया है, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लिप। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा है डू आई वेक और स्लिप, देखिए इस लाइन से जब हमको ये गुजरते हैं तो ये कंफ्यूज करता है, और ये कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों सही हो सकते हैं, एक है रेटोरिकल क्वेश्चन और दूसरा है इंट्रोगेशन, तो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे और का भी इस्तेमाल हुआ है, डू आई वेक और स्लीप, और ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि मैं जाग रहा था कि सो रहा था, ओड टू नाइटिंगेल की रेटोरिकल क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, तो इसको हम इंट्रोगेशन में ना रख के रेटोरिकल क्वेश्चंस को राइट आंसर मान सकते हैं, ठीक है। विच स्टेंजा फॉर्म इज यूज बाय अलेक्जेंडर पोप, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेंजा फॉर्म अलेक्जेंडर पोप ने एस्से ऑन मैन में इस्तेमाल किया है, तो एस्से ऑन मैन में अलेक्जेंडर पोप ने किस उसका इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए आप वेरी श्योर रहिए कि इसमें हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट, हीरोइक कपलेट, लास्ट टू लाइन हीरोइक कपलेट्स में होती है, 1734 में ये आई थी, अगर इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो 1734 में, और ये नियो क्लासिकल पोइट है, तो अलेक्जेंडर पोप कौन से राइटर है, अगर आपसे पूछ देता किस सेंचुरी के, तो नियो क्लासिकल राइटर हैं, ठीक है, 1734 इसका ईयर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन, टाइगर, देखिए पोयम की लाइंस भी, तो हर पोयम की स्टूडेंट्स आप ओपनिंग लाइंस को ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग लाइंस को थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को ध्यान देके पढ़ के जाइएगा। टाइगर टाइगर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोयम रहा है हमेशा, और लाइन क्या है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, तो किसका जिक्र आता है, ये ऑप्शन दे रहा है जंगल फॉरेस्ट, मतलब तो सेम होता है, लेकिन पोयम में किसका इस्तेमाल किया गया है, फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया गया, ना कि जंगल का इस्तेमाल किया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आया था, इन द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड द पोएट डेलिनिएट्स द क्वालिटीज ऑफ, किसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करता है, पोयम जो आपका पहला पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, सोनेट नंबर 116 कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ये किसकी बात करता है, ये ट्रू लव की बात करता है, ये ट्रू लव की बात करता है, ठीक है, ओके, क्वालिटी को हाईलाइट करता है ना कि फ्रेंडशिप के। इससे पहले जो पोयम लगा हुआ था कि वो जो कोर्स में था वो था, ठीक है, फ्रेंडशिप के ऊपर, लेकिन ये पोयम ट्रू लव को हाईलाइट करता है थीम पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोयम डू दीज लाइन आकर नो देन दाई सेल्फ
presume no god to scan the proper study of mankind is man, the proper study of mankind is man। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस बार के लिए आपको भी कहूंगा कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये एसे ऑन मैन की लाइन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया कि जो 1734 में नियो क्लासिकल पोएट्री का एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है, और ये आपका एसे ऑन मैन की लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेंसरियन स्टेंजा वाज अ फॉर्म्ड, तो जो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लाइन आपकी एसे ऑन मैन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आया है कि स्पेंसरियन स्टेंजा वाज अ फॉर्म डिराइव्ड बाय, तो स्पेंसरियन स्टेंजा जो फॉर्म है वो किसके द्वारा, तो ये राइटर आपको तो पता ही होना चाहिए कि स्पेंसरियन स्टेंजा जो राइटर का नाम क्या है, हमारे राइटर का नाम एडमंड स्पेंसर है, ऑप्शन सी एडमंड स्पेंसर, ठीक है, ना कि जॉन स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर है, ठीक है। और स्पेंसरियन स्टेंजा होता क्या है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें स्पेंसरियन स्टेंजा की, तो स्पेंसरियन स्टेंजा आपका हो जाता है, देखिए ये बहुत सारा स्पेंसरियन स्टेंजा का स्ट्रक्चर क्या है ये भी आप जान लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये होता है ए बी, ठीक है, ए बी और फिर ए बी, ठीक है, ए बी फिर बी सी, ठीक है, बी सी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी सी डी ई, ठीक है, तो सी डी और लास्ट में ई, तो ये आपका हो जाता है स्पेंसरियन स्टेंजा का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये राइटर हमारा एडमंड स्पेंसर है, ठीक है, जिसने स्पेंसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल फेरी क्वीन में किया था, जो एक ईपीक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है द टर्म ऑक्टेव एंड सेस्टेट, तो देखिए सोनेट में होता है, याद तो आपको पता ही होगा, मैंने सारे क्लासेस में बहुत डिटेल से इस पे बात की है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पेट्राकन सोनेट में होता है, और ये पेट्राकन सोनेट को इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑक्टेव और सेस्टेट में होता है। और शेक्सपियरियन सोनेट किसमें डिवाइड होता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है, चलिए मैं बता देता हूँ, आप फिर भी बताइएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्वार्ट्रेन और कपलेट में होता है, 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट, और ये जो पेट्राकन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए फेबल, पैराबल एंड एग्जाम्पलम जो है वो किसके एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये एलेग्री के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट एलेगेनी लिखा है, लेकिन आपको इसको एलेग्री पढ़ना है स्टूडेंट्स, और ये एलेग्री के एग्जाम्पल है, ऊपर हिरिक लिखा है, जबकि हिरिक कुछ नहीं होता है, लिरिक होता है, तो ये एग्जाम्पल एलेग्री के हैं। कुछ बहुत सारे मिस्टेक्स पेपर में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको प्रभावित नहीं होना, क्योंकि आपके या मेरे कहने से तो क्वेश्चन पेपर सही नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलेग्री पढ़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिरिक जो ऊपर ऑप्शन ए है वो कुछ नहीं होता है, तो वहाँ लिरिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो एलेग्री होगा, ठीक है, तो एलेग्री हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आया था, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द इंटायर पोयम इज अटर्ड बाय, देखिए तो जब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो इंटायर पोयम कौन, मतलब जो स्पीकर बोलता है वो कौन होता है, तो देखिए जो पोयम बोलता है वो जो पोएट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्या होती है कि एक जो स्पीकर होता है जो सारे जो इवेंट को बताता है, पूरे घटनाक्रम को बताता है, जैसे हमारे कोर्स में 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो ये यूलिसेस, जैसे जो टेंशन का जो आपका अगला पेपर है उसमें लगा हुआ है, तो टेंशन का यूलिसेस है और माय लास्ट डच रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, दोनों ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसकी सबसे बड़ा फीचर है कि जो स्पीकर होता है, जो स्टोरी बता रहा है पोएम के अंदर, वो पोएट नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, तो यहाँ मानेंगे नॉट अ पोएट, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल एलजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड इम्बॉडीज, तो ये किसके ऊपर है, तो देखिए इम्बॉडीज क्या क्या करता है, तो एलजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड की बात करें स्टूडेंट, तो ये मेडिटेशन ऑन डेथ, ये किसका है, मेडिटेशन ऑन डेथ, ऑप्शन बी आपका सही होगा। मेडिटेशन ऑन लव तो है नहीं, सॉल्यूशन टू रोमांटिक डिलेमा है नहीं, और तो राइट ऑप्शन हमारा है मेडिटेशन ऑन डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन लिख दिया पैराडोइक होस्ट, तो ये और ये ठीक है, तो ये पूछा है पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज इन, तो देखिए सबसे बड़ा इंग्लिश इपीक है, आपको याद रखना है इपीक पोएट्री को, जब आप पढ़ेंगे डिफिनेशंस तो आपको पता होगा सबसे बड़ा इपीक पोएट्री का एग्जांपल क्या है, इंग्लिश इपीक पोएट्री का एग्जांपल पैराडाइज लॉस्ट है, जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। इंडियन इपीक की बात करें तो रामायण और महाभारत आते हैं इसमें, ठीक है, इपीक मतलब होता है महाकाव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थॉमस ग्रे एलजी वाज पब्लिश्ड इन, तो थॉमस ग्रे का जो एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है वो देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिश हुआ है 1751 में, लेकिन जो कहे कि लिखा कब गया है, तो लिखा गया है, कंपोज किया गया है, तो 1750 में कंपोज किया गया है, और जो पब्लिश हुआ है वो 1751 में हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए द इनविटेबल आवर्स, तो जो तो कह रहा है कि जिस घंटे को मतलब टाला नहीं जा सकता, जिस समय को टाला नहीं जा सकता है, वो क्या है इसमें, तो वो डेथ आवर्स है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द आवर ऑफ डेथ, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा द आवर ऑफ डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट एलजी है आपका, इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, ईच इन हिज नैरो फॉर एवर लेड, तो ये लाइन जो आई है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पोएम से जो लाइन उठाई गई है एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड की, तो यहाँ पे यहाँ पे हम फिल करेंगे सेल, या इस लाइन में कहता है इन ईच नैरो सेल फॉर एवर लेड, ठीक है, तो सेल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
देखिए स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लग रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी आपके एग्जामिनेशन आ गए तो आपकी मैं पोइट्री की क्लासेस ले लूँ क्या यूट्यूब पे। आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। आपके कमेंट से डिसाइड होगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्लासेस लूँ या नहीं। और आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं मैं और लेक्चर ले आऊँ तो प्लीज वीडियो का शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन होके आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका स्टूडेंट कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स करिए। लेट नॉट एम्बिशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है स्टूडेंट्स ये पोएम की। और ये कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर टॉयल। यहाँ आपको फिलअप करना है तो यूजफुल, पूरी लाइन क्या है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। तो यानी हमको जो लोग ये जो एलजी रिटन कंट्री चर्च की लाइन है कि जो लोग गरीब, जो लोग जिस जनरेशन के जो पूर्वज जिनका डेथ हो गया, राइटर बोलता है, वो कहता है कि हमको उनके डेथ पे क्या करना चाहिए, मतलब उनके ऊपर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनके लिए श्रद्धा रखनी चाहिए। वो लोग बहुत गरीब और परिश्रमी थे और भाग उनका साथ भले नहीं दिया लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करते थे, तो हमको उनका उपहास नहीं उड़ाना है। ये इस लाइन में बात कर रहा है। थॉमस ग्रे वॉज, तो देखिए थॉमस ग्रे को बात करें तो वो ट्रांजिशनल पोइट है। थॉमस ग्रे क्या है, ट्रांजिशनल पोइट आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रे एलजी वॉज इंस्पायर्ड ऑफ द डेथ ऑफ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये ग्रे की एलजी जो है ये रिचर्ड जो है, रिचर्ड वेस्ट के डेथ पे है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ द रिचर्ड वेस्ट, या अब जो एलजी है वो रिचर्ड वेस्ट, जो रिचर्ड वेस्ट थे इनके डेथ से ये इंस्पायर होती है, ठीक है। और रिचर्ड वेस्ट का डेथ अगर हम बात करें तो 1742 में हुआ था और ये एलजी आई थी 1750 में लिखी गई थी, पब्लिश 1751 में हुई थी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, व्हाट डज द स्पीकर कॉल बिजी ओल्ड फूल। तो बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, किसकी बात की गई है, सन को कहा गया है। आपको लाइन याद रखना है, ओपनिंग लाइन याद करेंगे स्टूडेंट, ये आंसर आप आराम से कर लेंगे। और ये किसकी लाइन है, द सन राइजिंग की, जो जॉन डन द्वारा कंपोज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि जॉन डन वॉज पायोनियरिंग फिगर ऑफ विच स्कूल ऑफ पोइट्री। तो ये किस स्कूल ऑफ पोइट्री के पायोनियरिंग फिगर थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो ये मेटाफिजिकल स्कूल है। आपको याद रखना जॉन डन किससे एसोसिएटेड थे, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से जॉन डन जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, शेक्सपियर लेट नॉट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज सोनेट नंबर। देखिए सोनेट नंबर भी पूछ दिया है और स्टूडेंट आपको पता चाहिए ये सोनेट नंबर 116 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये स्टूडेंट राइमिंग स्कीम आपको शेक्सपियरियन का, इटालियन का, सबका याद करके जाना है। और शेक्सपियरियन की जो राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो क्या होती है, वो आपकी शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम हो जाती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी अब तो ठीक है आपका ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। बात करें ये तो आपका शेक्सपियरियन का हो गया। स्पेंसरियन की बात मैंने बता दिया था, ए बी सी सी डी और ई ये होती है स्पेंसर की। और मिल्टॉनिक की क्या होती है, या इटालियन की क्या होती है, अब्बा अब्बा, यानी ए बी ए अब्बा अब्बा, ए बी ए सी डी या सी डी या सी डी ई, ये सारे होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट, इस पर फोकस करके जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द, जो स्टूडेंट ने क्लास किया उनको पूरे चीजें सॉनेट्स को अच्छे से पढ़ा, उनको समझ में आएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन, 10,000 सॉ आई अ ग्लेंस। तो ये डैफोडिल्स की लाइन है और इसमें ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, तो हाइपरबोल का इस्तेमाल। हाइपरबोल को स्टूडेंट्स हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं और जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा था। तो इसमें किसने कहा 10,000 डैफोडिल्स फूल जो हिल रहे हैं वैली में, वो कह रहा है 10,000 आई सॉ एट अ ग्लेंस, यानी एक झटके में मैंने 10,000 को मूव करते हुए देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ओड विच वन इज नॉट रिटन बाय कीट्स। तो स्टूडेंट ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है, ओड ऑन अग्रेसियन ऑन जॉन कीट्स का है, ओड ऑन मेलंकली जॉन कीट्स का है, लेकिन ओड टू स्काईलार्क ये पीबी शैली का ओड है, ना कि ये जॉन कीट्स का ओड है। तो आपको याद रखना है ये पीबी शैली का ओड है और ऊपर के तीनों ओड जॉन कीट्स द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए आपको सबका बर्थ ईयर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ इपिक। इपिक का फीचर क्या नहीं है, तो पहला कह रहा है इपिक की जो लॉन्ग वर्स नैरेटिव यानी लंबी गाथा होती है, सही है। इट इज रिटन ऑन सीरियस सब्जेक्ट मैटर, यानी सीरियस मैटर पे लिखी जाती है, ये भी सही है। रिटन इन फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल, मतलब उसको विस्तृत वर्णन किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, बड़ा जैसे बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बिल्कुल सही है। हीरोज ऑफ इपिक आर कॉमन फोक, यानी लोकल हीरो होते हैं, नहीं, हीरो जो होते हैं वो बड़े पर्पज के लिए होते हैं, मानवता के लिए लड़ते हैं। जैसे आप अगर हम बात करें रामायण के लिए तो जो श्री राम महाकाव्य के जो नायक हैं, हीरो हैं, वो कॉमन पर्पज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बड़े धर्म की स्थापना करने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बड़े कास्ट के लिए लिखा जाता है, कॉमन फोक के हीरो नहीं होते हैं। और ये ठीक है नेशन वाइड या जो भी बड़े फिगर के लिए बड़ी थीम पे काम करते हैं, ठीक है।
विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ पिंडारिक रेगुलर ओड। देखिए तो पिंडारिक रेगुलर ओड में स्ट्रॉफ होता है, एंटी स्ट्रॉफ होता है और इपॉड होता है, लेकिन ये स्पॉड नहीं होता है। स्ट्रॉफ में क्या होता है, जो कोरस होता है स्टेज पे ओड में जो गाना गाता है कोरस, वो राइट से लेफ्ट जाता है तो उसको स्ट्रॉफ कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जो ओड को गाते हुए आता है तो एंटी स्ट्रॉफ हो जाता है। और इपॉड में क्या होता है, वो बीच में खड़ा होकर अपनी बातें कोरस कहता है तो उसको इपॉड कहते हैं, इसमें स्पॉड नहीं होता है। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द करेक्ट टाइटल ऑफ द डन पोयम। तो डन के पोयम का एग्जैक्टली टाइटल क्या है जो आपके कोर्स में, तो स्टूडेंट आपको ऑप्शन ए करना होगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SUNNE, द सन राइजिंग। ओल्ड इंग्लिश है तो ओल्ड इंग्लिश में सन की स्पेलिंग वही है, इसलिए आपको टाइटल ही पूछ लिया है तो द सन राइजिंग है। बी ऑप्शन आप नहीं मार के आएंगे। ठीक है, ये मॉडर्न टाइटल है। फिल द गैप इन द फॉलोइंग लाइन, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो लाइन है, ये देखिए यहाँ पे मैडिंग फील होगा और ये आपके एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड की ये पोयम की लाइन है। और ये एग्जैक्टली जो लाइन है ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड तक, अगर बात करें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड तक जो लाइन है, ये थॉमस हार्डी जो एक नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, उनके नॉवेल का भी टाइटल है, उनके नॉवेल का भी टाइटल है। तो ये आपका क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मैडिंग होगा। और आपको याद रखना है कि ये थॉमस हार्डी के नॉवल का भी नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उन्होंने ये टाइटल यहीं से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वो कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन डज स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आप जान ही रहे होंगे कि इसमें 9 लाइन होती हैं। 8 लाइन जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो 9वीं लाइन होती है जो अलेक्जेंड्रीन कहलाती है। 9th लाइन क्या कहलाती है, अलेक्जेंड्रीन, जिसको आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा रहता है। तो टोटल 9 लाइन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। और आप इस पेपर के थ्रू अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।